सभापति जी, आपने 193 के तहत जो बहस इस सदन में गंभीर बहस नॉर्थ ईस्ट के सवाल पर हो रहा है, आपने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद की कहानी मैं समझता हूं कि आजादी के तुरंत बाद से शुरू हो गई। नेहरू जी के जमाने में 5 लाख नागाओं को सीधा करने के लिए, ठीक करने के लिए कभी 1 लाख आर्मी को भेजा गया था। ये कहा करके भेजा गया था, ये चंद दिनों की कहानी है, हम उसको ठीक ठाक करके दुरुस्त करके फिर सेना को वापस बुला लेंगे। लेकिन आज ये सही साबित हुआ कि मुल्क के लोगों को, हम अपने लोगों को बंदूकों और बूटों के बल पर दबा नहीं सकते हैं। उनकी आवाज को, उनकी गरीबी गुर्बत को, उनकी जहालत को, समस्याओं को निदान किए बगैर हम सिर्फ बंदूकों और बूटों के बल पर उन्हें नहीं दबा सकते। और आज उस वाकया के लगभग 4 दशक से ज्यादा होने को आए हैं। न सेना लौटी और न ही नागा और बाकी विद्रोहियों के जो ज्वलंत सवाल थे वो समाप्त हुए। आज मुहबाए वो समस्या जहां की तहां खड़ी नहीं है, बल्कि आगे बढ़ती चली जा रही है। मैं इसमें केंद्र सरकार को भी हम दोषी मानते हैं, विगत सरकारों को भी, जिसने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर पूर्वांचल के लोगों को सिर्फ आश्वासन बहलाने फुसलाने के अलावा उनकी समस्याओं का ठोस निदान नहीं ढूंढा और इसकी समीक्षा नहीं की, और फूट डालो राज करो या फिर ताकत के बल पर, बंदूक के बल पर दबाने की बात की। मैं सभापति जी, आज से 1 साल पहले, लगभग 1 साल भी नहीं होने को आए, मोरे गया था। मोरे के बॉर्डर पर जहां आज गांजा, हफीम, चरस, देसी विदेशी सुइयां, दवाइयां, इसके बड़े पैमाने पर स्मगल होते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस उन दिनों हम लोग के लीडर हुआ करते थे और जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में हम लोग वहां गए थे मोरे की सीमा पर इसके खिलाफ जो नशीली दवाइयों का तस्करी होता है। उन दिनों हमने देखा कि वहां समानांतर सरकार स्मगलरों का चल रहा है, माफियाओं का चल रहा है, और उनके बंदूकों के मुहाने पर से हम लोगों को गुजरना पड़ा। न वहां कानून है, न वहां कोई पुलिस नाम की चीज है। थाने में बैठकर हम अगर सांसद नहीं होते, हमारे अन्य साथी सांसद और विधायक नहीं होते, तो शायद हम लोग दिन दहाड़े मारे जाते। हम लोग वहां एड्स जो धड़ल्ले से इस नशीली दवाइयों के बहाने, एड्स और सुइयों के बहाने एड्स का व्यापार हो रहा है, और आज दुनिया में एड्स की राजधानी कह करके इम्फाल को पुकारा जाता है। आज नॉर्थ ईस्ट का 10% युवक युवती एड्स के शिकार हो गए, और जब ये इम्फाल से, पूर्वोत्तर से, कलकत्ता, दिल्ली, पटना, लखनऊ जब ये जाएंगे तो ये एड्स की बीमारियां इस तरह से फैलेगी। ये एक भयानक संक्रामक रोग हमारे देश में खेप दर खेप म्यांमार के रास्ते से ये तमाम बातें, ये तमाम उग्रवाद को आज केंद्रित, ये सेंट्रलाइज करके बर्मा की सैनिक तानाशाही को चीन की मदद मिल रही है। आदरणीय आडवाणी जी यहाँ बैठे हुए हैं, कश्मीर के प्रभारी हैं, कश्मीर पर सबों की नजर है, लोग कश्मीर को देखते जरूर हैं। कश्मीर से खतरा पाकिस्तान के थ्रू, कश्मीर से खतरा इस मुल्क को है, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता कि विदेशी नजरें इस मुल्क पर लगी हुई है। लेकिन मैं इनका ध्यान बटाना चाहूंगा और कहूंगा कि आज कश्मीर से ज्यादा खतरे पूर्वोत्तर के इलाके में चीन के माध्यम से, बर्मा की सैनिक तानाशाही के माध्यम से ये फैल रहा है उग्रवाद। पहले ये इनके निशाने थे 7 सिस्टर इलाके को कैसे मुल्क के से काट दिया जाए। आज तब ये लोगों के मन में नफरत पैदा करते थे, लोगों के दिलो दिमाग में नफरत, घृणा भारत के प्रति पैदा करते थे और हाथों में बंदूक थमाते थे। लेकिन आज ये सौदा महंगा पड़ रहा है, और अब ये इसके साथ साथ एड्स, नशीली दवाइयां, ये सब सुइयां, गांजा, हफीम, चरस, इस मुहाने से, इस रास्ते से इस देश में और 7 सिस्टर इलाके के इस नौजवान पीढ़ी को, नई नस्ल को पिलाकर खिलाकर सदा सदा के लिए हमारी नस्लों को बर्बाद करना चाहती है। ये गाढ़ी साजिश
चीन की है और ये गाढ़ी साजिश म्यांमार की सरकार और वहां सैनिक तानाशाही की है। आज भारत की तुलना में जो सैनिक हमारी तैयारियां हैं उससे कोई कम तैयारी छोटे से 5 करोड़ के मुल्क बर्मा की नहीं है। और ये आन शान सूची को सैतने के लिए नहीं, उसे सीधा करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी नजर, बड़ी पैनी नजर भारत पर है। सर्वाधिक खतरों के दौर से आज भारत गुजर रहा है। हम आप तमाम लोगों आपके माध्यम से हम नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भी कहना चाहेंगे, अपने नौजवान भाइयों से भी कहना चाहेंगे कि हम मुल्क के लोग, मुल्क के गरीब गुरबा लोग, मुल्क के आम लोगों को उनके प्रति सहानुभूति है। हम दिल से उनके साथ हैं, सरकारें उनके साथ हो कि नहीं हो, लेकिन जनता भारत की इस नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ है और उनको घबराना नहीं चाहिए। हम उनसे ये अपील जरूर करेंगे कि हिंसा का रास्ता छोड़कर और वो निश्चित तौर पर भारत की मुख्य धारा से, मुल्क की मुख्य धारा से जुड़े और हम उनको प्यार, मोहब्बत और अपनापन देने के लिए तैयार हैं। और यही हम सरकार से भी निवेदन करेंगे कि सरकार भी गोली की बोली, बंदूक की बोली छोड़कर प्यार, मोहब्बत, तरक्की और विकास के रास्ते पर पूर्वांचल को, पूर्वोत्तर को जिस दिन ले जाएगा, निश्चित तौर पर पूर्वोत्तर के लोग भी भारत को अपना अंग समझेंगे, अभिन्न हिस्सा समझेंगे और इस मुल्क की बेहतरी के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार होंगे। हम अंत में एक लाइन राष्ट्रकवि दिनकर की इस पंक्ति के साथ अपनी बात खत्म करेंगे कि निश्चित तौर पर पूर्वोत्तर की जनता से हमारी सहानुभूति है, हमारा प्यार है, हम उनको अपनापन देने के लिए तैयार है। लेकिन हम यहाँ बैठे गृह मंत्री से भी कहेंगे और केंद्र की सरकार से भी कहेंगे कि वो चीन के निशाने को समझे, वो म्यांमार के साजिश को समझे, विदेशी साजिशों को समझे और उस पर कठोर कदम उठावे। राष्ट्रकवि दिनकर ने कभी कहा, वो राही दिल्ली जाना तो कहना अपनी सरकार से, चरखा चलती है हाथों से, शासन चलता तलवार से। वहां घुटने टेकने की, वहां समझौता करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने मुल्क के लोगों को अपनापन, प्यार, तरक्की, बेहतरी के लिए हम सब कुछ करें, अच्छा से अच्छा पैकेज दें, ये हमारा रिक्वेस्ट है, आग्रह। धन्यवाद। थैंक यू।